बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 11th में चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है एंजाइम। एंजाइम ये कैटेलिस्ट होते हैं। बायो कैटेलिस्ट कैटेलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। कैटेलिस्ट केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा से डिफरेंट होते हैं। जो ये एंजाइम होते हैं ना, जो एंजाइम होते हैं ये लिविंग सेल में ही बनते हैं। लिविंग सेल में ही बनते हैं और हर सेल को अपने एंजाइम खुद बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन के बने होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं और प्रोटीन होते हैं बायो मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो मतलब लार्ज साइज के, जो सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते हैं ना। सेल मेम्ब्रेन को ये पार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हर सेल को अपने एंजाइम खुद ही बनाने पड़ते हैं। और लिविंग बीइंग में एंजाइम की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना एंजाइम की जो रिएक्शन होती है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होती है, वो रिएक्शन से कंट्रोल होती है ना। रिएक्शन चल रही होती है और हर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अगर एंजाइम ना हो तो रिएक्शन तो जब भी होंगी, मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन उसमें एक लॉन्ग टाइम लगेगा। जैसे अगर एक ब्रेकफास्ट भी खाया ना तो उसे पचाने में 16 ईयर लग जाएंगे, है ना, अगर एंजाइम ना हो तो। लेकिन हम तो सुबह से लेकर शाम तक खाते ही रहते हैं, है ना, और वो पचता रहता है। किस लिए? वो एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है ना। तो एंजाइम होते हैं बायो कैटेलिस्ट, वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के होते। इसका मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो प्रोटीन के मिलके बने नहीं होते हैं। उसका एग्जाम्पल है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो आरएनए का बना होता है। आरएनए का जो डीएनए है ना, डीएनए वो कभी भी एंजाइम का काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो आरएनए है उसमें एक्टिव साइट डीएनए से ज्यादा होती है। डीएनए में पोजीशन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वही एक एक्टिव साइट होता है। आरएनए में एक साइट एक्स्ट्रा होती है डीएनए की अपेक्षा, इसलिए जो आरएनए होता है मोर एक्टिव होता है देन द डीएनए। ये है ये है आरएनए। यह पोजीशन नंबर 2 पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में नहीं होता है, ये एब्सेंट है। क्योंकि डीऑक्सी, उसमें एक ऑक्सीजन एटम की कमी होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि आरएनए में हाइड्रोक्सी देखो 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है और 5 पोजीशन पे भी है। मतलब आरएनए है मोर एक्टिव साइट देन द डीएनए। There are some nucleic acid that behave like enzyme. These are called ribozymes. उसको कहते हैं ribozyme. One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme has any protein has a primary structure. जो एंजाइम है प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन में हमने पढ़ा था 3 स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमरी है वो अमीनो एसिड से जुड़ने से बनती है। ये होता है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। लेकिन ये कि लीनियर डायग्राम है, लीनियर डायग्राम की तरह है ना। तो जैसे कोई भी चीज है ऐसे सरफेस पे अगर हम रख दी, तो चूंकि ये प्लेन है ना, वन साइडेड है, ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब इसमें कोई एक्टिव साइट नहीं है, एक्टिव साइट इसमें नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे अमीनो एसिड है एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं, उसे बीच में मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक एट्रैक्टिव बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब उसमें एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें गहराई नहीं होती है। जब किसी चीज में गहराई होती है ना, मतलब उसमें रखने के लिए कोई स्थान फिक्स है, ठीक है ना। मतलब उसमें एक एक्टिव साइट है। मतलब कोई चीज है ऐसी है ना, ये ऐसी कोई चीज है, इसे हमने ना सरफेस पे ऐसे सीधा रखना है, नहीं रखी जाएगी, गिर जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव साइट नहीं है। ये सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी, इसमें भी कोई एक्टिव साइट नहीं है। लेकिन जब हम इसको ना फोल्ड कर देते हैं, मतलब इस तरीके से फोल्ड किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, है ना, मतलब ये इसकी लंबाई हुई, ये इसकी चौड़ाई हुई और ये इसकी गहराई हुई, मतलब ये है इसकी एक्टिव साइट। यहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं, मतलब ये है एक फंक्शनल यूनिट।
तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ना, वो फंक्शनल यूनिट होती है। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर है डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। मतलब डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है ना उसे बने होते हैं जिससे कि एक टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाती है, वो होती है फंक्शनल यूनिट। An enzyme, like any protein, has a primary structure, amino acid sequence of the protein. An enzyme, like any protein, has the secondary and tertiary structure. जो एंजाइम होते हैं क्योंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain fold upon itself. मतलब जो ये चैन है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये जो है फोल्ड हो जाती है ऐसे, ठीक है ना, फोल्ड हो जाती है। और फोल्ड होने के बाद एक शेप बनाती है, एक शेप निश्चित बनाती है, वो इसकी होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर। पहले सोचते थे जो एंजाइम है ना, ये सिर्फ जो लिविंग सेल है, जो लिविंग सेल है उसके अंदर जब तक प्रेजेंट होते हैं तब तक ये फंक्शन करते हैं। मतलब सेल के अंदर ही जब तक ये प्रेजेंट है तब तक ही ये वर्किंग है, मतलब तब तक ही ये काम करते हैं। अगर इनको आइसोलेट कर लेते हैं सेल से तो ये फंक्शनलेस हो जाते हैं, ये फंक्शन नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको आइसोलेट किया बुकनर ने, एडवर्ड बुकनर ने, एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड बुकनर। इन्होंने इसे सबसे पहले आइसोलेट किया, ठीक है, इन्होंने इसे सबसे पहले आइसोलेट किया। सबसे पहले जो एंजाइम नाम दिया वो थे कुह ने, उन्होंने एंजाइम नाम दिया, लेकिन आइसोलेट किया एडवर्ड बुकनर ने। लेकिन वो साइंटिस्ट जिन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया वो थे जेबी सुमनर, जेबी सुमनर। वो था यूरिएज एंजाइम। तो सबसे पहले जो सुमनर थे उन्होंने इसको क्रिस्टलाइन किया बाहर, और बताया कि जो एंजाइम है ना लिविंग बीइंग के अंदर ही काम नहीं करते हैं, ये बाहर भी एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे एज लगा होता है ना, एज, उसका मतलब है ये एंजाइम है, ठीक है ना। यूरिएज है मतलब यूरिया पे काम करने वाला, लाइपेज है लिपिड पे काम करना, प्रोटीएज है प्रोटीन पे जो वर्क करता है ना, एमाइलेज है, एमाइलम मतलब स्टार्च, जो स्टार्च पे फंक्शन करता है, वो एमाइलेज है। मतलब जिसपे जो सबस्ट्रेट होता है ना, ज्यादातर जो नाम होते हैं ना स्पेसिफिक, वो एज लगाने से हो जाते हैं, मतलब सबस्ट्रेट में एज लगाने से। हालांकि इसका क्लासिफिकेशन है, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, उसे हम बाद में देखेंगे लास्ट में चैप्टर के। द चैन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हैंस मैनी सर्विक्स और पॉकेट्स आर मेडम। मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो एंजाइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, वो फोल्ड हो जाती है ना, वो फोल्ड होते हैं। बैकबोन बोला इस अमीनो एसिड से, जो स्ट्रेट चेन बन गई ना अमीनो एसिड अमीनो से जुड़ने से, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसे बोला बैकबोन, है ना। और ये बैकबोन जब फोल्ड होती है मतलब एक शेप बना लेती है, उसे बोलते हैं फिर टर्सरी स्ट्रक्चर। और ये होती है फंक्शनल, क्योंकि इसमें तीनों चीज मिलती हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, है ना, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, तीनों चीज मिलती है, ठीक है ना। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, और इसे बोलते हैं एक्टिव साइट। मतलब अगर हमें इसमें कुछ रखना है, इस चीज को हमें रखना है अंदर, तो इसे फिट हो जाएगा ना, तो ये है फंक्शनल साइट। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए सर्विक और द पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट, मतलब जिसमें सबस्ट्रेट जो है फिट हो जाता है। ये देखो ये एंजाइम है ना, और ये है एक्टिव साइट, ये है एक्टिव साइट, और ये है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। तो ये जो एक्टिव साइट में ये जो है ना, ये इसके शेप के अनुसार है, इसमें अरेंज हो जाएगा, ये इसके शेप जैसा है ना, तो ये फिट हो जाते हैं इसमें। एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट है ये फिट हो जाते हैं, और फिर बन जाता है ये प्रोडक्ट, दोनों में रिएक्शन होता है। तो ये तो एंजाइम है, एंजाइम, ये तो एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट, बनती है एक यूनिट जो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट, है ना। ये जो है टेम्परेरी स्टेज होती है, टेम्परेरी होती है। एंजाइम जो सबस्ट्रेट में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है एंजाइम प्रोडक्ट, है ना। और एंजाइम प्रोडक्ट से ये एंजाइम रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट बच जाता है। इस तरह से ये होती है लास्ट स्टेज। एक्चुअली जो एंजाइम है ना, वो मिडिल मैन की तरह काम करते हैं, मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। मान ली ये एक फ्रेंड का ग्रुप है, ठीक है ना, ये एक फ्रेंड का ग्रुप है, ये दूसरे फ्रेंड का ग्रुप है ना। ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों के नहीं बनती है, इस ग्रुप की इस ग्रुप से नहीं बनती है। तो जो ये एंजाइम है ना बीच में,
ये इनकी दोस्ती कराता है आपस में, है ना, इस ग्रुप की और इस ग्रुप की दोस्ती कराई, और अपने आप फिर क्या होता है, हट जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन में यूज नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ ना, ये तो हट गया, ये फ्री है दूसरी रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से ये सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने वाला होता है एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम। इसने बॉन्डिंग बना दी, सबस्ट्रेट एंजाइम और सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग बना दी, और अपने आप ये फिर हट जाता है। हट जाता है मतलब क्या, ये प्रोडक्ट और एंजाइम, मतलब प्रोडक्ट और एंजाइम बन जाता है, तो बाद में एंजाइम हट जाता है और प्रोडक्ट बच जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एंजाइम है ना, ये मिडिल मैन का काम करती है। ये तो बस रिएक्शन करवाने वाला है, ठीक है ना, ये मिडिल मैन है, मतलब ये जो है बीच में नहीं पड़ता, ये हट जाता है, ये फ्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन में यूज नहीं होता है, एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होता है, और ये स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि देखो ये हमने देखा, ये जो सबस्ट्रेट है ना, इसी की शेप होती है एंजाइम में, है ना, और वो इसमें फिट हो जाता है, जैसे लॉक और की होते हैं ना, एक लॉक है और एक की है, हर लॉक की अपनी एक स्पेसिफिक की होती है, मतलब वो की दूसरे लॉक में फिट नहीं होगी। इसी तरह एंजाइम भी स्पेसिफिक होता है, हर सबस्ट्रेट के लिए वो स्पेसिफिक होता है, वो उसी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट, मतलब जहाँ पे एक सबस्ट्रेट जुड़ता है वो उसकी होती है एक्टिव साइट। मतलब एंजाइम में बहुत सारी एक्टिव साइट नहीं होती, ऐसा नहीं पूरा एंजाइम एक एक्टिव साइट की तरह काम करता है, नहीं, उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट ही एक्टिव साइट होता है। जैसे अभी हमने देखा था एक लोक और की, जैसे ये लोक है ना, यहाँ ही की लगेगी ना, इसमें जो की है ना, ये इसी जगह फिट होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है ये लोक है इसमें मतलब यहाँ पे फिट होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नहीं, ये इसकी एक स्पेसिफिक साइट है, वो यहीं पे फिट होगी, और जहाँ पे की फिट होगी ना उसको कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। कैटालाइज रिएक्शन एट ए हाई रेट, मतलब जो रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं, मतलब वो स्पीड अप करते हैं, उसकी जो रेट है ना, रिएक्शन होने की रेट है ना, वो उसको बढ़ा देते हैं, कैटेलाइज करते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फॉर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वे, मतलब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से वो डिफरेंट करते हैं। कैसे, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, इससे ज़्यादा अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एंजाइम क्या डी नेचर हो जाएंगे, है ना, एंजाइम डैमेज हो जाएंगे। क्यों डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो टूट जाएंगे, है ना, हाई टेम्परेचर पे ये टूट जाते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ता है ना, ऐसे ऐसे उनकी रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, ये अलग है। दूसरा जो है, जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब जो एंजाइम है, वो लिविंग बीइंग के अंदर बनते हैं, वो हर सेल को अपने एंजाइम खुद ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे करते हैं, एंड हाई प्रेशर, while enzyme get damaged at high temperature। से अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर होता है तो बॉन्ड जो है, जो एंजाइम के बॉन्ड है ना, वो टूटने लगते हैं, ठीक है ना, और एंजाइम डैमेज हो जाता है। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फॉर्म organism who normally live under extremely high temperature, एग्जाम्पल इज हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग। ऐसा नहीं है, कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं जो हाई टेम्परेचर पे वर्किंग होते हैं, जैसे टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, जैसे टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसके इस प्रॉपर्टी का मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ये जो एंजाइम होते हैं ना, स्टेबल होता है, तो इनकी इस प्रॉपर्टी को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ये मेरा न्यू चैनल है और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
उसमें हमारा लेक्चर रहेगा केमिकल रिएक्शंस।